Hello friends, let's start with the chemical reaction and equation chapter. चैप्टर फर्स्ट है साइंस का. इसके लिए हम इसकी रिवीजन की स्टार्ट करेंगे. हर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस. केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में फर्स्ट हमें समझना है केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है. Chemical reaction basically reaction which involve change in the properties of the substance or the formation of new substance from the reactants. Basically अगर हम बात करें हमारे पास कोई भी एक तरह का, अगर हम मान लेते हैं हमारे पास कोई A प्लस B है और उससे बन रहा है C, तो हमारे पास ये अगर इसकी सारी प्रॉपर्टीज क्या हुई, ना A से मैच करी ना B से मैच कर रही हो, बट इसकी प्रॉपर्टीज इंटायरली न्यू है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन. बट अगर A से B चेंज हो रहा है और इसकी प्रॉपर्टी इसकी तरह सेम है बट सिर्फ स्टेट में चेंज है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली अ फिजिकल चेंज. तो यहाँ पे अगर मीथेन को हम बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो ये इस तरह का क्या है, केमिकल रिएक्शन. सो द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट. तो अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ मीथेन रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, but carbon dioxide and water are the products. So next we have physical change and chemical change. So the change which involve a change in color or state but no new substance formation, that is called physical change. But if there is a formation of new substance, then it will be called as chemical change. So अगर मीथेन बर्न करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज. बट अगर वाटर, अगर हम बात करते हैं आइस जो है वो हमारे पास सॉलिड से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तो वो क्या होगा, फिजिकल चेंज. बिकॉज जो वाटर था उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हुई है, वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है. नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करते हैं इसमें, ऑब्जर्वेशंस which help us to determine whether a reaction is taking place or not. So a chemical reaction that can be determined with the help of like the following observations. First of all, evolution of gas. So first हमने पीछे देखा जब हमने मीथेन को बर्न किया, CH4 plus O2 give rise to CO2 plus carbon dioxide plus water. So evolution of gas was taking place. Change in temperature. अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन की, मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बर्न करते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो एक तरह का बहुत ज़्यादा हीटअप होता है और टेम्परेचर चेंज होता है. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होती है, इसकी रिएक्शंस हम आगे बढ़ेंगे, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शंस हैं. चेंज इन कलर ऑब्वियसली बात है होगा. अगर हम मैग्नीशियम रिबन की बात करें, ये होता है तो हमारे पास सिल्वर सी कलर की स्ट्रिप होती है, बट जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो हमारे पास ये वाइट कलर का पाउडर बनता है. चेंज इन स्टेट डेफिनेटली होगा. उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन, हमारे पास ये आ गया. अब हम बात करते हैं कि हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या हैं. टाइप ऑफ रिएक्शंस में हम बात करेंगे, हमारे पास डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस हैं. केमिकल रिएक्शंस on the basis of in the multiple categories, basically combination, decomposition, single displacement, double displacement, redox, जिसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन आएगा, रिडक्शन आएगा. एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होंगी एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होंगी. ये सब हम वन बाय वन आगे कवर करेंगे. जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, सिंगल और डबल. नेक्स्ट आपके पास आ गया एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक भी इंपॉर्टेंट हैं, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो आपके मेन ये 4 से आते हैं और एक रिडॉक्स से आता है. नेक्स्ट हमारे पास अगर बात करें तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शंस को समझने से पहले हम जो क्लास 8th में हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी है, थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे, तभी हम आगे रिएक्शंस को समझ पाएंगे कि कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा, कौन किसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, किसकी रिएक्शन पॉसिबल है, किसकी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टिविटी सीरीज हमें बताया, दिस इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स विच आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी.
मोस्ट रिएक्टिव मेटल विल बी प्लेस्ड एट द टॉप एंड द लीस्ट रिएक्टिव मेटल विल बी प्लेस्ड एट द बॉटम। और हाइड्रोजन को हम इस तरह का क्या ले लेते हैं, बॉर्डर लाइन। सो पोटाशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, ये सब हम क्या लेते हैं इनको एज ए रिएक्टिव मेटल्स। कॉपर, मरकरी, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, इनको हम क्या ले लेते हैं एज ए लो रिएक्टिव मेटल्स। सो ये कुछ टाइप की रिएक्शंस हैं, इनको हम आगे देखेंगे। अभी इसमें सब टाइप की रिएक्शंस कवर्ड है आपके पास, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, प्रेसिपिटेशन। तो इस स्लाइड पे हम बाद में आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आगे कवर करते हैं। देखिए अब इसको सबसे पहले समझना है आपको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या है और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन वो होगी जिसको हम सिंपली लिखेंगे विच सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स ऑन द फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स। इससे पहले एक आती है वर्ड इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो ये क्या बना हमारे पास, एक तरह का किस टाइप की रिएक्शन बनी, ये है वर्ड इक्वेशन, क्योंकि हमने सिर्फ सिंपल इसको एज इट इज सिंपल इंग्लिश में लिख दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास स्केलेटल इक्वेशन की, तो स्केलेटल इक्वेशन हमारे पास क्या होगा, जब हम क्या यूज कर रहे हैं, सिंबल्स को, फॉर्मूलाज को, उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलेटल इक्वेशन। बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे, जो स्केलेटल इक्वेशन है और बैलेंस्ड इक्वेशन है, उन दोनों में डिफरेंस ये है, दोनों ही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। देखिए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखेंगे फॉर्मूला से, सिंबल्स यूज करेंगे बट बैलेंस नहीं करेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या है, सिंबल से लिखेंगे, फॉर्मूलाज यूज करेंगे और साथ में क्या करेंगे, उसको बैलेंस भी करेंगे, तब हम इसको क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। So the chemical equation which simply represent the symbol and formula of the reactants and products taking part in the reaction is known as skeletal chemical equation for a reaction. For example, burning of magnesium ribbon, we can write it like this, but we are not balancing it right now, so it is a skeletal chemical equation. When we are balancing it, so using the coefficients, a balanced chemical equation is equation in which number of atoms of each element is equal on both sides of the equation. So it means number of atoms of an element on the reactant side are equal to the number of atoms which are present on the product side. And as we know, as per the law of conservation of mass, total mass of the element present in the products of a chemical reaction is equal to the total mass of the elements present in the reactant. It means कि दोनों साइड्स पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस पे, प्रोसेस ऑफ equating the number of atoms on both sides of a chemical equation is known as balancing of chemical equation. तो इस जो प्रोसेस है जहाँ पे हम दोनों साइड्स पे नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर रहे हैं, उसको हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस की। सो टाइप ऑफ रिएक्शंस में हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने बात सिंपल कर लेते हैं, व्हेन टू, इसका नाम ही बता रहा है कॉम्बिनेशन, तो मतलब कोई दो चीजें कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस इन विच two or more substances combine to give a single product, that are called as combination reactions. So basically A plus B give rise to AB, उसको हम क्या बोलेंगे, combination reaction. नेक्स्ट हमारे पास है decomposition. So decomposition में अगर हम A और B को डिसोसिएट कर देते हैं और A अलग बनता है, B अलग बनता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, decomposition reaction. When a single reactant decomposes to give two or more new products. ओके, नेक्स्ट वी हैव, सो अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो दो तीन टाइप की होती है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए हमने लिखा है लाइट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट से अगर डिकम्पोजिशन होगा तो हीट मतलब टेम्परेचर, तो हीट अगर मतलब है टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब थर्मल, तो उसको हम क्या बोलेंगे,
थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब टेम्परेचर का चेंज हुआ तब उसका डिकम्पोजिशन हुआ। लाइट का मतलब आ गया फोटो, क्योंकि हम फोटोन की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम जो डिकम्पोजिशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में, उसको हम क्या कहेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, क्योंकि वहाँ लाइट आई, फोटोन आए, तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। और इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करी, जैसे वाटर की हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास A प्लस बी का रिएक्टेंट था, उसके साथ हमने C को रिएक्ट किया, तो हमारे पास क्या बना, यहाँ पे A और B में से C ने आके B को रिप्लेस कर दिया, तो वो क्या बना दिया उसने आके यहाँ पे AC प्लस B। तो इस तरह से जो हमारे पास बनेगा कि एक रिएक्टेंट आके दूसरे रिएक्टेंट को उसके ग्रुप में से रिप्लेस कर सकता है। अब यहाँ पे हमें ज़रूरी है समझना रिएक्टिविटी सीरीज़ कि कौन किसको यहाँ पे डिस्प्लेस कर सकता है, कौन किसको नहीं कर सकता है। इसीलिए सबसे पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तभी आप इनको कर पाएंगे। ओके, सो ए बी प्लस सी गिव राइज टू ए सी प्लस बी, इनकी हम अभी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो रिएक्शंस इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट टू गिव न्यू सब्सटेंस। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट ये आ गया, डबल डिस्प्लेसमेंट में ए बी प्लस सी डी है और उसके बाद हमारे पास बन रहा है ए सी प्लस बी डी। तो बेसिकली उसने क्या किया, यहाँ पे चेंज कर दिया आयंस को। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक की, देखिए एक्सो का मतलब है एग्जिट और यहाँ पे हीट क्या होएगी, आउट। तो अगर हीट ये लिखा है एक्सो मतलब हीट आउट होएगी, हीट आउट। एंडो मतलब एंट्री, इसको आपने ऐसे ही याद रखना है। एंडो मीन्स एंट्री, किसकी एंट्री होगी, थर्मिक मीन्स हीट, एक्सो मीन्स आउट एग्जिट, और किसकी है, हीट की। तो अगर कोई रिएक्शन हीट रिलीज कर रही है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर कोई हीट रिएक्शन ले रही है, हीट लेने के बाद हो रही है, अगर सपोज हम किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं, हम बात करते हैं हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो हम हीटिंग कर रहे हैं, इट मीन्स वो कौन सी टाइप की रिएक्शन हुई, एंडोथर्मिक की रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं हम एसिड को पानी में ऐड कर रहे हैं, सो वो कौन सा हुआ, वो हीट प्रोड्यूस करेगा, तो वो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो नेक्स्ट हमारे पास है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, एन इनसॉल्युबल सॉलिड known as precipitate is formed during the double displacement reaction. So basically यहाँ पे एक तरह से insoluble substance बनता है जो हम चाहे पानी में डिजोल्व करें वो डिजोल्व नहीं होगा, बट अगर हम किसी प्रोडक्ट बन रहा है उसको पानी में डिजोल्व करें, वो डिजोल्व हो जाए तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं कहलाएगी। बट अगर वो प्रोडक्ट पानी में डिजोल्व नहीं हो रहा है देन इट विल बी कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो नेक्स्ट रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन की दो तरीके से, जो रिडॉक्स का नाम है वो दो रिएक्शन से बनता है, एक है ऑक्सीडेशन, एक है रिडक्शन। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन इट मीन्स ऑक्सीजन का एडिशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन। और देखिए यहाँ पे सारा खेल जो चलता है वो चलता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। अगर ऑक्सीजन जा रही है अंदर तो हाइड्रोजन आएगी बाहर, अगर हाइड्रोजन जा रही है अंदर तो ऑक्सीजन आएगी बाहर। अब अगर ऑक्सीजन अंदर गई तो ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन बाहर आई तो रिडक्शन। अब देखिए अगर ऑक्सीजन अंदर जा रही है तो हाइड्रोजन को बाहर आना पड़ेगा, तो रिडक्शन बेसिकली किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन। मतलब ऑक्सीजन अगर रिड्यूस हो रही है तो रिडक्शन, ऑक्सीजन अगर इंक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडेशन। आप इसको दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हो, अगर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन का गेन हो रहा है तो रिडक्शन। अब इस तरह से हम बात करेंगे कि हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, और रिड्यूस्ड किसको कहेंगे और ऑक्सीडाइज किसको कहेंगे।
अब हमारे पास इफ अ सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन और लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं कोई ए सब्सटेंस है, अगर इसमें से इसने क्या किया, इसकी लेस्पोज कंपाउंड था पहले AO2 मान लेते हैं, और ये अब रह गया AO, तो इसकी ऑक्सीजन क्या हुई, लूज हुई, तो इसको हम क्या कहेंगे, गेन। और इसने बना दिया हमारे पास AOH, पहले 2 हाई ऑक्सीजन थी, फिर AO बना, AOH बन गया, तो इट मीन्स इसने क्या किया, गेन किया गया इसने हाइड्रोजन और लूज क्या किया, ऑक्सीजन। सो इसको हम क्या कहेंगे, एक जो हमारे पास कंपाउंड है इसकी क्या हुई, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हुआ, रिड्यूस्ड, क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट रिड्यूस्ड वेयरएज रिड्यूसिंग एजेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड। नाउ फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिया कंपाउंड AO2, अब इससे बना AO, हाइड्रोजन ऐड हुआ तो AOH, और इसकी क्या होगी, रिडक्शन, ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो सब्सटेंस, सपोज हमने यहाँ से ये O जो बाहर निकला है, कोई भी सब्सटेंस हमने ऐड किया था, वो ऑक्सीजन को बाहर ले गया, तो ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हुआ, बना BO, तो ये ऑक्सीजन को बाहर लेके गए, तो इसको क्या कहेंगे, ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट रिड्यूस्ड whereas reducing agent is get oxidized, तो B क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सपोज कि हमारे पास कोई कंपाउंड है A और इसके पास थी O और इसने B को दे दिया अपना, बन गया BO और A रह गया अकेला यहाँ पे। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट रिड्यूस्ड वेयरएज रिड्यूसिंग एजेंट गेट ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या हुआ, यहाँ पे जो A था इसने क्या किया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि इसने अपनी ऑक्सीजन लूज कर दी, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। अ सब्सटेंस दैट लूज ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन, लूज ऑक्सीजन गेन हाइड्रोजन is known as oxidizing agent, and the substance that loses hydrogen or gain oxygen is known as reducing agent। तो जो सब्सटेंस अपनी ऑक्सीजन लूज करेगा उसको क्या कहेंगे हम, एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो दूसरे को अपनी ऑक्सीजन दे रहा है और खुद क्या ले रहा है, हाइड्रोजन, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट कोई सब्सटेंस अपनी हाइड्रोजन को लूज कर रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसने अपनी हाइड्रोजन लूज करी, तो वो बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। उसने अपनी हाइड्रोजन अगर लूज करी तो उसने दूसरे को हाइड्रोजन दी है, तो वो एक तरह से दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो अपनी ऑक्सीजन लूज कर रहा है, इट मीन्स वो दूसरे को अपनी ऑक्सीजन दे रहा है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोरोजन। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस हम इसके आगे करेंगे कवर, क्योंकि जो स्लाइड्स हैं काफ़ी सारी हैं इसमें, इसीलिए पहले मेन जो थ्योरेटिकल टॉपिक है वो कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस पे आएंगे इसके नेक्स्ट स्लाइड में। सो कोरोजन बेसिकली इट इज अ स्लो ईटिंग प्रोसेस दैट इन विच मेटल्स आर ईटन अप बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर ऑन देयर सरफेस। So corrosion is the case of iron is known as rusting. So क्वेश्चन यहाँ पे आता है, what is the difference between corrosion and rusting? So corrosion क्या है, जहाँ पे हमारे पास क्या होगा, आयरन की अगर corrosion हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, रस्टिंग। सब मेटल्स का अगर सब सिंपल corrosion जो टर्म है वो सब मेटल्स के लिए यूज की जाती है, कि अगर सब मेटल का हो रहा है corrosion तो उसको मेटल्स खराब हो रही है तो उसको हम कोरोजन बोलेंगे, अगर आयरन का केस है तो उसको रस्टिंग बोलेंगे। तो रस्ट बेसिकली क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 विद सम वाटर मॉलिक्यूल्स। सो एडवांटेजेस क्या हैं कोरोजन की, इट इज अनडिजायरेबल बट इट कैन बी एडवांटेजेस इन केस ऑफ एल्यूमिनियम विच ऑन एक्सपोजर टू एयर गेट कोटेड विद अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट इज कॉल्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंड दिस प्रोटेक्ट द मेटल अंडरनीथ फ्रॉम द फर्दर कोरोजन। उसको हम कहते हैं एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग। बेसिकली जो कोरोजन का भी हमारे पास यूटेंसिल कोई भी है तो वो क्या करता है, वो अपने साइड पे एक लेयर बना लेता है पानी की,
के साथ रिएक्ट करके एक लेयर बना लेता है, तो उससे क्या होता है कि जो वो लेयर है सिर्फ वहीं तक कोरोजन रहता है उसका, वो नीचे की पूरी मेटल सेफ रहती है। उसके बाद हमारे पास आता है रेंसिडिटी। अब देखिए उसके बाद हमारे पास क्या है, कौन से हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं कोरोजन को रोकने के लिए। वो हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, लाइक हम ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ये सब मेथड हैं कोरोजन को रोकने के लिए। अब रह गया नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होगा, व्हेन ऑयल और फैट ऑफ फूड सब्सटेंसेस विच कंटेन ऑयल और फैट गेट एक्सपोज टू एयर एंड दे गेट ऑक्सीडाइज्ड, सो ड्यू टू विच फूड बिकम स्टेल एंड गिव अ बैड टेस्ट और स्मेल। देखिए आपने हमारे पास जितने भी पैक्ड फूड होते हैं, अगर उनको हम थोड़ी देर के लिए भी खुला छोड़ दें तो वो क्या करते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। तो इट मीन्स कि वहाँ पे क्या आ गया, वो ऑक्सीडाइज हो गई, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, जो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। सो हम रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके, उनको एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करके रेफ्रिजरेशन के थ्रू, तो और उनके एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करके उनके अंदर हम, जैसे नाइट्रोजन की आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन की, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस जो है वो फिल की जाती है। क्यों की जाती है, बिकॉज वो वहाँ पे ऑक्सीजन के उनके साथ ऑक्सीडाइज होने से रोकती है उसको। ओके, नाउ विद वर्किंग विद द केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग। सो सब्सक्रिप्ट क्या होगा, कॉफिशिएंट क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिलेटेड कैसे करेंगे, केमिकल इक्वेशन डिफरेंट कैसे होगा केमिकल फॉर्मूले से। सो ये सब चीज़ें करेंगे अभी हम इसके बाद। सो हाउ इज सब्सक्रिप्ट डिफरेंट फ्रॉम ए कॉफिशिएंट। अब यहाँ पे आपको चीज़ समझनी है कि हमने अगर लिखा है यहाँ पे O2 और लिखा है 2O, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये क्या है, हमारे पास कॉफिशिएंट है, बट ये क्या है, सब्सक्रिप्ट है। अब it is a lower and smaller that follows the elements symbol. It represents the number of atoms that an element in a molecule. Basically कितने atoms present हैं, कितने molecules present हैं। अगर हमने लिखा यहाँ पे 2O2, तो it means ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट हैं। सो ये हमारे पास क्या प्रेजेंट करेगा, सो कोफिशिएंट इज अ नंबर in front of a chemical formula as in it show the number of the molecules. So coefficient basically क्या शो करेगा कि कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, और सब्सक्रिप्ट शो करेगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल। So how is the subscript different from a coefficient? What are the reactant and products are related? Reactant and are the material that is start reaction with the product. Now, so chemical equation is a short, easy way to represent chemical reaction using symbols. So Na plus Cl, sodium plus chloride give rise to sodium chloride. Chemical formula is a combination of symbols that represent the elements in a compound. For example, NaCl. नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे chemical formula. A word to represent a chemical coefficient. सब्सक्रिप्ट आएगा। अब जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं तो 3 क्या है, यहाँ पे 3 हमारे पास है कोफिशिएंट, जो प्रेजेंट करेगा कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है यहाँ पे, और जो 2 है वो बता रहा है हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है यहाँ पे। सो रूल्स ऑफ रीडिंग द केमिकल फॉर्मूला, सिंबल स्टैंड फॉर 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट, CaO 1 atom of calcium, 1 atom of oxygen, and now subscript show that more than 1 atom of that element. So magnesium chloride, basically if in case of magnesium chloride, if we talk about the magnesium chloride, so what was there, like MgCl2, so 1 atom of magnesium and 2 atoms of chlorine were there. Rule 3. If a symbol or group of symbol is surrounded by the parenthesis
मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ ईच ऑफ द एटम इनसाइड द पैरेंथेसिस बाय द सबस्क्रिप्ट। अभी इसकी एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैल्शियम नाइट्रेट की, तो यहाँ पे कैल्शियम के कितने एटम हैं 1, नाइट्रोजन के कितने एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं 2, ऑक्सीजन के कितने हैं 6। बट अब अगर हम बात करते हैं कोफिशिएंट शो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नो कोफिशिएंट ओनली 1 मॉलिक्यूल। यस, सो यहाँ पे हमने अगर 3 लिखा है इट मीन्स यहाँ पे हर एटम, एग्जांपल अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं टोटल करें बात तो 6, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 3, और बट यहाँ पे हम और कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं टोटल 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं, 1 ऑक्सीजन है और 1 ही वाटर मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास जैसे 2H2SO4 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4, सल्फर कितने होंगे 2, ऑक्सीजन कितने हैं 8, 2 मॉलिक्यूल्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। अब यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे आयरन के कितने हैं 4 मॉलिक्यूल्स हैं, बट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल हैं, बट आयरन के नंबर ऑफ एटम यहाँ पे 8 हैं, ऑक्सीजन के 12 हैं। 6 हैं मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड के, 6 ही एटम है सोडियम के, 6 ही एटम है क्लोराइड के। सो यहाँ पे नाइट्रेट की बात करते हैं, नाइट्रेट में 1 मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, और 1 एटम है यहाँ पे नाइट्रोजन का, 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो 4 मॉलिक्यूल हैं, 8 हैं क्योंकि 4 2 8 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है सबस्क्रिप्ट को। सो 8 हो गए एटम के, एंड 4 × 3 गिव राइज टू 12 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। 2 एटम्स हैं यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल्स हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड के, और हम बात करें तो सल्फर के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। नो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंसिंग की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या है, केमिकल इक्वेशंस क्या हैं, रिएक्टेंट हमारे पास आ गया, प्रोडक्ट आ गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, अमाउंट ऑफ मैटर इन ए केमिकल रिएक्शन डज नॉट चेंज बिकॉज मैटर इज नॉट क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया यहाँ पे राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशंस को लिखना कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके सिंबल्स को लेंगे, उनकी एटॉमिसिटी देखेंगे, उसकी स्टेबल स्टेट कौन सी है, count the number of atoms of each element on the reactant and then in the product side. If they are same, then only we have to add any coefficient, otherwise they are balanced. So now if we see the case of H2 and Cl2 here, so this is HCl, but here hydrogen are 2, chlorine are 2, but HCl is 1 only. So if we have to balance it, then we have to 2 and 2 put over here. So यहाँ पे 2 हो गए हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन 2 हो गए, अगर हम बात करते हैं यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं, क्लोरीन भी 2 हैं, तो इसीलिए ये हमारे पास होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे वाटर की, तो यहाँ पे H2 + O2 गिव राइज टू H2O। नाउ हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट साइड पे 2 हैं, हाइड्रोजन 2 हैं बट ऑक्सीजन 1 है। अब हमें इसको कैसे बैलेंस करना है, देखिए अब अगर हम हाइड्रोजन के आगे 2 पुट करते हैं तो, और हम वाटर मॉलिक्यूल के आगे 2 पुट करते हैं कोफिशिएंट, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, वो बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाएगी। फॉर एग्जांपल H2 + O2 गिव राइज टू 2H2O। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, तो नो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। So next है classifying the chemical equations. अब हमारे पास आ गया when 2 or more substance combine, this is called combination or synthesis reaction.
SO2 plus O2 give rise to 2H2O H2SO4। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मैग्नीशियम रिबन वाली, तो वो हमारे पास कौन सी रिएक्शन थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A plus B plus C give rise to ABC। breaking down of the compound, that is called decomposition। H2O2 give rise to H2O plus O2, और ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट give rise to CaO plus CO2। यहाँ पे है CaCO3, तो ये बन गया CaO plus CO2। तो ये डिकम्पोजिशन हुई कैल्शियम कार्बोनेट की, तो बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एक सिंगल प्रोडक्ट से दो डिफरेंट प्रोडक्ट बने हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, where one element can replace the another in a compound। so copper oxide plus कार्बन, यहाँ पे बना कॉपर मेटल रिप्लेस हो, कॉपर मेटल जो है वो कार्बन ने आके ऑक्सीजन को कॉपर को रिप्लेस कर दिया और बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, और कॉपर मेटल अलग हो गई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट, टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन डिफरेंट कंपाउंड्स ट्रेड ईच अदर। अब रुबिडियम ब्रोमाइड प्लस सिल्वर क्लोराइड गिव राइज टू सिल्वर ब्रोमाइड प्लस रुबिडियम क्लोराइड। सो उसके बाद है फैक्टर्स दैट कंट्रोल द केमिकल रिएक्शंस। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिनके ऊपर केमिकल रिएक्शन डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड करती है कि अगर वहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है और थोड़ा है तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट कहाँ होगी, यहाँ पे। टेम्परेचर, कुछ रिएक्शंस होती हैं जो हाई टेम्परेचर पे जल्दी होती हैं और लो टेम्परेचर पे कम होंगी। सिंपल सी अगर हम बात करते हैं तो अगर हम वाटर की सॉल्ट या शुगर की डिसोल्यूशन की बात करते हैं वाटर में, तो हॉट वाटर में जल्दी होगी एज़ कम्पेयर टू स्लो जो है वो कोल्ड वाटर में। वैसे ही अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करना है तो हीटिंग करने पे जल्दी डिकम्पोज होगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल से। कंसनट्रेशन की बात करते हैं, अगर रिएक्शन साइड पे ज़्यादा है तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, उतना ही जल्दी रिएक्शन होएगी एज़ कम्पेयर टू लो कंसनट्रेशन में। कैटालिस्ट, अब कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारे पास रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड करने में हेल्प करता है, बट वो खुद भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। बट ऐसा होता है कि जब वो हम ए से बी बना रहे हैं और हमने यहाँ पे सी एज ए कैटालिस्ट यूज़ किया है, तो वो क्या करेगा, जब एंड में आएगा तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रीगेन कर लेता है, उसको हम कहते हैं कैटालिस्ट। इनहिबिटर्स क्या होते हैं, इनहिबिटर बेसिकली जो रिएक्शन को स्टॉप करते हैं, कि हमें किसी रिएक्शन को कहीं पे स्टॉप करना है तो हम इनहिबिटर्स का यूज़ करते हैं।